रेडी स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, आप सबसे मिलने का यह अवसर पाकर मुझे प्रसन्नता है। मैं यहाँ आए एशिया तथा अन्य महाद्वीपों के अनेक देशों के सभी विख्यात संपादकों, अर्थशास्त्रियों तथा राजनेताओं का स्वागत करती हूँ। यह असेंबली अनेक विषयों पर विचार करती रही है और मुझे आशा है कि आपके विचारों तथा संवेदनाओं से हम लाभान्वित हो सकेंगे। भारत वर्तमान में अपनी स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ उपनिवेशों की समाप्ति का एक युग आरंभ हुआ, जिसके दौरान एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन अंचल के अनेक देशों को राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ चीन का भी पुनर्जन्म हुआ। आप यहाँ जिन समस्याओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं, उनमें से कुछ जैसे भूख और कुपोषण, आर्थिक विकास और शिक्षा की समस्या, पराधीनता की दीर्घ अवधि के कारण उत्पन्न हुई थी। औपनिवेशिक शासकों को जिस प्रकार की भी व्यावसायिक, औद्योगिक या बौद्धिक गतिविधि असुविधाजनक प्रतीत होती थी, उसे हतोत्साहित किया जाता था और हमें स्वयं अपनी पारंपरिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत अपने विषयों का हल खोजने की अनुमति नहीं थी। कुछ और भी समस्याएं विद्यमान थी। कुछ और समस्याएं हैं जो आपके विचारणीय विषयों की सूची में तो शामिल नहीं है, लेकिन जो एक और तो हमारे दोनों देशों के संबंध में और दूसरी ओर विश्व की सैनिक तथा आर्थिक महाशक्तियों के संबंधों में परिवर्तनों से उपजती हैं। प्रौद्योगिकी में उन्नति से तीसरे किस्म की समस्याएं पैदा होती हैं, जिनका प्रभाव हमारे समाज पर भी उतना ही पड़ता है जितना विकसित देशों पर। एशिया एक विशालतर और प्राचीनतर महाद्वीप है, भूभाग दृष्टि से नहीं बल्कि विख्यात और लिखित इतिहास की दृष्टि से। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ असाधारण संस्कृति विविधताएं हैं, जहाँ के ऐसे विविध ऐतिहासिक अनुभव हैं जिनकी तह तक पहुँच पाना कठिन होता है। यूरोप में परस्पर आबद्ध करने वाले 3 या 4 तत्व उपस्थित रहे हैं, जैसे यूनानी रोमन परंपरा, मसीही चर्च, औपनिवेशिकता की ओर द्रुत विस्तार तथा औद्योगिक क्रांति। स्वयं मार्क्सवाद इन तत्वों के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा और उसने पाश्चात्य चिंतन तथा दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं को अपने में समेटा। एशिया में एकीकृत करने वाला कोई ऐसा ही सक्षम तत्व नहीं था। बौद्ध धर्म और इस्लाम का प्रचार प्रसार यद्यपि बहुत उल्लेखनीय था, लेकिन उनका विस्तार पूरे महाद्वीप में नहीं हो पाया। पश्चिम के आधिपत्य से एशिया के राष्ट्रों को अपनी समान नियति करनी चाहिए थी। आदरणीय महानुभावों, आज यह कहना संभव लग रहा है कि
एक समान एशियाई अन्वेषण का उदय हो रहा है। एशियाई लक्ष्यों के अंतर्गत है आर्थिक विकास, पारंपरिक समाजों का आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और पहचान पर विशेष जोर। कुछ सुविदित तथा सुस्पष्ट उदाहरणों को छोड़ पाश्चात्य देश अब औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में एशिया से हट चुके हैं, लेकिन उनकी सैनिक और राजनीतिक उपस्थिति अभी भी हमारे महाद्वीप में बनी हुई है। यह कार्य रिक्तता को भरने के नाम पर या साम्यवाद अथवा किसी अन्य वाद के विरुद्ध जिहाद के नाम पर किया जा रहा है। भारत में हमने राजनीतिक रिक्तता के सिद्धांत को हमेशा ही अस्वीकार किया है। यूरोप ने अपने उपनिवेशों का त्याग किसी सद्भावना या सनक के कारण नहीं किया है, बल्कि उसे एशियाई राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए दबाव से विवश होकर ऐसा करना पड़ा है। जहां ऐसा प्रबल राष्ट्रवाद मौजूद हो, वहां राजनीतिक रिक्तता होने का प्रश्न कैसे उठ सकता है। इस प्रकार शक्ति की रिक्तता का सिद्धांत अन्य रूप में जारी रहने वाला औपनिवेशवादी दृष्टिकोण ही है। पाश्चात्य देश राष्ट्र की शक्ति को आंकने में असफल रहे हैं, तब भी जब उन्हें उसके आगे झुकना पड़ा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी देश क्यों पिछले 2 दशकों में एशिया में संलग्न हुए और क्यों वे यहाँ विफल रहे। जो विभिन्न गठजोड़ किए गए वे अब प्राय लक्ष्यहीन प्रतीत हो रहे हैं। इन गठजोड़ों के द्वारा जिन ताकतों की समाप्ति की बात सोची गई थी, वे अब भी पहले की ही तरह उपस्थित हैं और चूँकि गठजोड़ों की नीति और तौर तरीके स्पष्टतः विफल हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हीं देशों से मेल मिलाप के लिए कोशिशें हो रही हैं जिन पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे थे। शांति और सद्भाव की दिशा में किए गए किसी भी प्रयास का हम स्वागत करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा व्यक्त विचारों का अनुमोदन किया गया है, भले ही ऐसा विलंब से हुआ है, लेकिन हमें अपने ऊपर लटकती खतरों की तलवार का भी एहसास है। मेल मिलाप के प्रयासों के ऐसे नए शक्ति संतुलन का सूत्रपात करने वाला मौका नहीं बन जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रभाव क्षेत्रों को नए सिरे से परिभाषित किया जाए या कुछ महाशक्तियों की इस राय को सबल न बनाया जाए कि वे ही छोटे राष्ट्रों के भाग्य निर्माता हो सकते हैं।